हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 का जो राजन सीरीज आता है उसको हम लोग करने वाले हैं। उसमें जो है हम पेपर को कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर पेपर की बात करें तो पेपर नंबर ये 3 है जो कि विज्ञान है, ठीक है। और इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये जो है पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड हमने जो है करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उसका सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग क्लिक करके सभी पेपरों का वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक इसमें सीरीज में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि गति के तृतीय नियम को बताइए। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को हमको बताना है, ठीक है। तो इसी नियम को कहते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। उसके बाद में इसका जो है देखते हैं कि क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पे दिया है, ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है कि जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। अर्थात प्रत्येक क्रिया को उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया को बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इन सभी को अभी हम लोग समझेंगे। इसी को जो है हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। यह न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये थर्ड लॉ जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अब इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ें, यहाँ पे जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर, मान लिया कि ये कोई पिंड है, ठीक है, ये दो पिंड है ये और बी। इसमें है कि जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है, जैसे ये पिंड हो गया, इस पिंड पर अगर बल लगाता है F न्यूटन से, और बल क्या होता है, बल जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसको हम बताए हुए हैं। यहाँ पे ये जो होता है ये परिणाम को व्यक्त करता है, लंबाई, तीर की लंबाई जो होता है ये परिणाम को व्यक्त करता है। लेकिन इसका ये जो तीर होता है, तीर जो है ये डायरेक्शन, दिशा को बताता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। जैसे बल ये जो लगाता है, ये यहाँ पे इस दिशा में अगर लगाया तो बी वाला जो है इस दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। ये F2 हो गया, ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा, विपरीत दिशा में बल लगाएगा, अर्थात क्रिया को उसके बराबर, ठीक है, बराबर तथा विपरीत दिशा में, दिशा जो होती है विपरीत होता है, में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है न्यूटन से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ होता है। अब उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं इस नियम को। जैसे माना कि दो पिंड आ और बा है। यहाँ पे देखिए, एक पिंड ये हो गया, ये आ है, और उसके बाद में ये पिंड बा है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि पिंड आ पर पिंड बा द्वारा आरोपित बल FAB है, पिंड आ पर यहाँ पे ये जो बल लगता है FAB है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है तथा पिंड बा पर पिंड आ द्वारा आरोपित बल, आ द्वारा आरोपित बल, इस प्रकार से यहाँ इसे क्या कहते हैं, यफ, यहाँ देखिए यफ बा आ, बा और आ, ठीक है। तब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया यफ, आ बा मतलब AB, अगर इंग्लिश में देखे तो AB हो गया, लेकिन और माइनस के साथ FB है। यहाँ पे माइनस क्या डिनोट करता है कि जो है बल जो है वो विपरीत दिशा, बल की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत होती है। इसी कारण क्रिया और प्रतिक्रिया नियम यहाँ से हम समझ सकते हैं। इन दोनों बलों में से एक को क्रिया, ठीक है, तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिणाम में बराबर होती हैं। जो तीर की लंबाई होती है
यहाँ पे तीर की लंबाई जो होती है ये जो है परिणाम में बराबर होते हैं, तथा दिशा, अगर दिशा में देखा जाए तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समान क्रिया प्रतिक्रिया सदैव भिन्न पिंडों पर लगती है। ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का, ये भिन्न पिंडों पर लगती है, कोई एक पिंड पर नहीं लगता, कार्य करता है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रियाओं का नियम भी कहते हैं। इसमें जो है हम उदाहरण से देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण यहाँ पे सटीक बैठता है। अब यहाँ पे एक पहला नंबर देखते हैं। हम यह नहीं जान सकते हैं कि अमुक बल क्रिया है। अब इसमें यह दिया है कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगता है उसमें कौन सा क्रिया रहता है और कौन सा प्रतिक्रिया रहता है। अगर एक बल क्रिया है तो दूसरा बल जो है प्रतिक्रिया होता है, इसको हम मान लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगता है या एक पिंड पर नहीं कार्य करता है, बल एक ही पिंड पर नहीं लगता है। उपर्युक्त उदाहरण में एक बल यफ आबा क्रिया या प्रतिक्रिया, यानी जो यफ ए बी होता है वो क्रिया या प्रतिक्रिया होता है, तथा दूसरे पिंड पर जो बल लगता है वह भी क्रिया या प्रतिक्रिया हो सकता है। ठीक है, प्रतिक्रिया या क्रिया हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्रतिक्रिया और क्रिया लिखा है और यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया लिखा है, यानी कोई भी मान सकते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें से प्रमुख उदाहरण निम्नवत है। कौन कौन से उदाहरण? जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से हम अगर गोली छोड़े तो हमको जो है पीछे की ओर, गोली आगे जाता है और ये बंदूक जो रहता है ये पीछे की ओर झटका हमें देता है। जिसका बल जितना बल बंदूक गोली पर लगाता है उतना ही तेजी से हमें झटका मिलता है, यानी जितना बल जो है गोली पर लगता है उतना ही बंदूक पर लगता है, केवल दिशा जो है परिवर्तन रहती है, परिणाम में बराबर बल होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रक्रिया स्वरूप पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है तथा गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नौका से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर ढकेलता है, जिसके फलस्वरूप पर आगे की ओर बल लगाती है तथा व्यक्ति किनारे पहुंच जाता है। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित और भी कई उदाहरण हैं। जैसे हो गया रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति जो है पीछे की ओर गिर पड़ता है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सभी जो है न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम के उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं घर्षण बल किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। घर्षण बल और इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग घर्षण बल देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे दो पिंड हो गया, ठीक है, घर्षण बल हमेशा दो पिंडों के सतह पर लगता है, तो ये सतह हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लिया कि ये पिंड जो है ये हो गया, ये बी हो गया, ए पिंड को हम इधर की ओर यह बल लगाकर अगर खींचते हैं तो ये घर्षण बल जो होता है ये विपरीत दिशा में एफएस, इसे स्टैटिक कहा के अगर ये स्थित है और अगर यही बल जो है गतिमान अवस्था में रहे, गतिमान में लगाएं तो यहाँ पे एफ यस के जगह पे के हो जाएगी। यस मतलब होता है स्टैटिक और के मतलब होता है काइनेटिक। ठीक है, ये गतिमान अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसे कहते हैं। एफ के से डिनोट करते हैं और जो स्थिति मतलब स्थित रहता है उसमें जो सतह के बीच बल लगता है घर्षण बल, उसे को एफ यस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं सीरीज में क्या दिया हुआ है कि घर्षण वह गुण होता है जिसके कारण दो भिन्न या विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है। ये प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, को प्रतिरोधी बल भी कहते हैं। उसके बाद में जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकाने का विरोध करता है, ये खिसकने नहीं देता है, इसी को घर्षण बल कहते हैं। बल जो सदैव वस्तु को संभावित गति या खिसकने की दिशा में विपरीत कार्य करता है उसी को जो है घर्षण बल कहते हैं। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मध्य घर्षण सतहों के मध्य घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जिस समय सतहों में सापेक्ष गति होती है इसके मध्य घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझिए, ये पहले हम बताएं कि ये गतिज घर्षण बल इस प्रकार डिनोट करते हैं और स्थैतिक घर्षण बल एफएस से डिनोट करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको हम देखते हैं।
तो सर्वप्रथम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद में सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। स्थैतिक में जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको हमने पहले समझा दिया है। जैसे हो गया यह जमीन पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखा हो, यहाँ पे जो स्थैतिक घर्षण बल होता है उसमें रखा रहता है टुकड़ा, गति में नहीं रहता है, तो उसे खिसकाने हेतु बल लगाया जाता है तो वह नहीं खिसकता है, अतः दोनों सतहों के बीच एक घर्षण बल कार्य करने लगता है। ठीक है, इस घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ये जो घर्षण बल होता है इसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिणाम लगाए गए बल के बराबर होता है। परिणाम जो होता है बराबर होता है, लेकिन दिशा की अगर बात करें तो दिशा विपरीत होती है, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में सर्पी घर्षण क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है, ठीक है, तो सरकने वाली वस्तु एक धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचते समय गाड़ी एवं जमीन के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो सर्पी घर्षण बल होता है। अब हम लोग देखते हैं लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर कोई सतह हो गया इस प्रकार से और यहाँ पे हम गोला रखे हैं, कोई मान लो यहाँ से गेंदा है तो इधर सरक रही है, इधर की ओर मान लिया कि हम ये इधर की ओर अगर सरक रही है तो बल इधर की ओर लगे, लेकिन जो घर्षण होगा ये जो है विरोध करेगा इसको रोकने के लिए, तो इसे यप यस से प्रदर्शित करेंगे। तो यही है लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, यानी ये जो गोला है ये लुढ़क रहा है, तो दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहा जाता है। जैसे समस्त वाहनों के पहियों तथा जमीन की सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में क्या होता है कि बीजों का परिकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का परिकीर्णन होता है। जैसे एक होता है प्रकाश का परिकीर्णन। मान लो कि ये प्रकाश का परिकीर्णन सभी दिशाओं में होता है। उसी प्रकार से मान लिया कि ये बीज है, ये बीज है, इसका भी परिकीर्णन सभी दिशाओं में होगा। अब ये बीज का परिकीर्णन किस प्रकार से होगा, इसके जो है अलग अलग जो विधियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। और जल द्वारा बीजों के परिकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। तो जल द्वारा जो परिकीर्णन होता है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं कि बीजों के परिकीर्णन किस किस माध्यम से होता है, यानी अलग अलग जो माध्यम होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, किस प्रकार से होता है। बीजों के परिकीर्णन से आशय क्या होता है? बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की प्रक्रिया को ही बीजों का परिकीर्णन कहते हैं। अब परिकीर्णन की विधियों को हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि वायु द्वारा परिकीर्णन किस प्रकार से होता है। तो बीजों के परिकीर्णन है तो हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो माध्यम जो होता है यहाँ पे हवा होता है, जो बीजों को उनके पैतृक पौधों से काफी दूर ले जाती है। इस प्रकार के बीजों के निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार जो बीज होते हैं वायु द्वारा परिकीर्णन होता है, ये किस प्रकार से बीज होते हैं? तो बीज सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं। बीज जो होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं और ये हल्के होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कुछ बीजों की वायु में तैरने या उड़ने के लिए विशिष्ट संरचना होती है। जो उनका बीजों का स्ट्रक्चर होता है उनमें जो है विशिष्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है कि ये वायु में तैरते रहें और उड़ते रहें। ठीक है, जो बीजों के परिकीर्णन में सहायता करती है। जो बीजों का परिकीर्णन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है वो तो उसमें जो है सहायता करती है। केलोट्रोपिस, यहाँ पे केलोट्रोपिस और सेमल, सेमल में रुई जैसी बालों का गुच्छा होता है, जिसके द्वारा यह वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। स्फुटन द्वारा, स्फुटन क्या होता है? स्फुटन मतलब होता है फटना, किसी का फटना। तो कुछ पौधों में फल बल के साथ फटते हैं और 1 मीटर से भी अधिक दूरी पर फेंक दिए जाते हैं। 1 मीटर से अधिक, जैसे रेंड का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जब वो पक जाता है तो वहां पे वो फटकर जो है इधर उधर हो जाता है और दूसरी जगह पौधा तैयार हो जाता है। यथा जैसे यहाँ पे हो गया यूफोरबिया, मटर का पौधा, सेम का पौधा आदि। फलों में परासरण दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बीजपत्र सहित दूर स्थानों तक फेंक दिया जाता है। कुछ पौधे फलों एवं बीजों के परिकीर्णन हेतु कुछ बाह्य कारकों जैसे वायु हो गया, जल होगा तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जो परिकीर्णन हेतु जो है दूसरों पर निर्भर होते हैं। कुछ जो है वायु के द्वारा होता है, कुछ जल के द्वारा होता है। जल में अगर हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह जो है तैरकर या बहकर चले जाते हैं। अब पानी द्वारा परिकीर्णन किस प्रकार से होता है बीजों में, ये हम देखते हैं। जैसे जल के भीतर या उसके निकट उगने वाले पौधों में फलों या बीजों का परिकीर्णन जो जल के किनारे पौधे या पौधे होते हैं उसमें परिकीर्णन जल के द्वारा होता है। जैसे नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर तक
विकिरण हेतु अनुकूलित होता है। इसकी बाह्य फलवृद्धि जो जो है नारियल होता है, उसकी बाह्य फलवृद्धि में जल प्रवेश नहीं कर सकता है। इसकी मध्य भित्ति के रेशों में वायु भरी रहती है। जो मध्य भित्ति रहती है रेशों में वायु भरी रहती है, जिससे यह हल्का हो जाता है और दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है। कमल में भी जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो जो कमल होता है उसमें जो है जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। अब जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, इसको हम देखते हैं। कुछ पौधे के फलों में कांटे होते हैं। जो कुछ पौधे के फल होते हैं उसमें कांटे होते हैं, जिनकी मदद से ये जीव जंतुओं या पशुओं की त्वचा से चिपक जाते हैं और इस प्रकार बहुत दूर तक चले जाते हैं। जो पशु और जंतु होते हैं और पशु होते हैं उसमें जो है चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके द्वारा जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पक्षियों द्वारा किस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन होता है। पक्षी भी बीजों के अंकुरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। किस प्रकार से, जैसे पक्षी हो या अंजीर, अंगूर, आलू बुखारा, अमरूद हो गया आदि के फल खाते हैं। बीजों का पाचन नहीं होता है इनमें, पक्षी में जो है इन सभी बीजों का पाचन नहीं होता है और यह विष्ठा के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बीज अंकुरित हो जाते हैं। जहां पक्षियों द्वारा बीज पहुंच जाता है उसी स्थान पर पेड़ उगाते हैं। जैसे हो गया नीम का जो होता है बीज, उसमें दिखा लेते हैं इन लोगों को पचता नहीं है। जैसे कौवे हो गए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उस स्थान पर जो है पेड़ उगाता है। अब मानव द्वारा किस प्रकार से होता है, मानव भी फसलों, फल, वृक्षों हो गया, सजावटी वृक्षों हो गया तथा पादपों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवारों का वितरण भी मनुष्यों द्वारा अनजाने में हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि शून्यांक तीव्र क्या होती है। इसको हमने पहले बताया है कि साधारण पैमाने द्वारा एक होता है साधारण पैमाना, एक होता है विशिष्ट पैमाना। तो साधारण पैमाने द्वारा किसी रेखा की लंबाई मापने के लिए रेखा के एक सिरे पर पराया साधारण पैमाना शून्य रेखा को सीध में रखा जाता है। रेखा के दूसरे सिरे पर पाठी रेखा की लंबाई होती है। प्रयोग करते करते, जब हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते करते जो होता है पैमाना जो है घिस जाता है, घिसकर गोल हो जाता है, जिससे शून्य की रेखा स्पष्ट नहीं होती। जो शून्य की रेखा होती है वो स्पष्ट नहीं दिखती है। अब ऐसी स्थिति में पैमाने का शून्य से आगे वाला कोई निशान रेखा के प्रारंभ की सीध में रखा जाता है। इसे स्केल के शून्यांक तीव्र कहते हैं। इसी स्केल, ऐसा जो स्केल होता है जिसमें जो प्रयोग करते करते जो शून्य घिस जाता है उसी को जो तीव्र होती है, इरर होता है, उसी को जीरो इरर कहते हैं, यानी शून्यांक तीव्र कहते हैं। रेखा के प्रारंभिक बिंदु का पाठ ही शून्यांक तीव्र है। रेखा के दूसरे सिरे पर पैमाने के पाठ में से यह शून्यांक तीव्र घटाकर शुद्ध पाठ को ज्ञात कर लेते हैं। अब उसके बाद में है वर्नियर कैलिपर्स। ये सभी जो है वर्नियर कैलिपर्स में होता है। शून्यांक तीव्र के दोनों जबड़ों को मिलाने पर मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर के पैमाने के शून्यांक की सीध में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होने पर कहा जाता है कि वर्नियर में कोई शून्यांक तीव्र नहीं है, लेकिन एक सीध में नहीं होते हैं तो उसमें जीरो इररनेस आ जाता है। परंतु कभी कभी दोनों पैमाने के शून्यांक चिन्ह एक सीध में नहीं होते। जो शून्यांक चिन्ह होते हैं यानी जीरो सिंबल होता है वो के जो है सीध में नहीं होते हैं, उनमें जो है कुछ भिन्नता होती है। इस अंतर को जो है जीरो इरर कहते हैं, यानी शून्य तीव्र कहते हैं। शून्य तीव्र दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धनात्मक शून्यांक तीव्र होता क्या है। यदि दोनों जबड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर रहता है तो शून्यांक तीव्र धनात्मक कहलाती है। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक अगर देखें तो इसमें बाईं ओर रहता है, शून्यांक के बाईं ओर रहता है मुख्य पैमाने के। तो वर्नियर पैमाने का शून्यांक के मुख्य पैमाने के बाईं ओर रहता है और इसमें दाईं ओर रहता है, तो उसे धनात्मक तीव्र और यहाँ पे ऋणात्मक तीव्र कहते हैं। इसे ज्ञात करने हेतु तो हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किस खाने से मिलता है। इस खाने की संख्या में वर्नियर अल्पतमांक का गुणा करके शून्यांक तीव्र ज्ञात कर ली जाती है। और ये भी वर्नियर अल्पतमांक का जो है सूत्र हमने बताया है। ठीक है, एक खाने का भाग जिस और जो वर्नियर पैमाने का सभी भाग होते हैं उसमें बटे की संख्या को, रेशियो को जो है अल्पतमांक कहते हैं। शुद्ध पाठ ज्ञात करने हैं तो प्रेक्षित पाठ में से इस तीव्र को घटा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें बाईं ओर इसमें दाईं ओर होता है। ये तो ऋणात्मक
शून्यातीत आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं निम्न पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने के लिए क्या है, पर्णाभ वृंत या पर्णकाय स्तंभ यहाँ पे हो गया। तो पर्णावृंत, इसमें क्या होता है कि कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्ण फलक शीघ्र ही गिर जाते हैं। जो संयुक्त पत्तियां होती हैं पर्ण फलक शीघ्र ही गिर जाती है और इसकी जगह पर्णवृत्त पत्ती सदृश रचना में बदलाव हो जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल हो गया, ठीक है, अकेसिया इसे कहते हैं। पर्णाभ वृंत साधारणतया उद्दड़ दिशा में विकसित होता है। उद्दड़ मतलब ऊपर की ओर, जिससे सूर्य का प्रकाश उसकी सतह पर कम से कम पड़ सके। इससे वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पर्ण का उद्धृत मतलब होता है ऊपर नहीं नीचे होता है, इतना ऊपर नहीं जाता है, विकसित होता है। अब पर्ण का स्तंभ, इसमें जो है ऊपर की ओर जाता है। कभी कभी तना चौड़ा एवं मांसल हो जाता है, चौड़ा और मांसल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है, जिसे पर्णकाय स्तंभ कहा जाता है। पर्णकाय स्तंभ में एक से अधिक पर्ण तथा पर्ण संधियां होती हैं। जैसे हो गया नागफनी और हो गया रसकस। अब बीजांड के प्रकार, अलग अलग जो बीजांड के प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। बीजांड के बीजांडसन पर बीजांड वृत्त से विभिन्न प्रकार से जुड़े रहने के आधार पर बीजांड द्वार तथा निभाग से बीजांड वृत्त की परस्पर स्थिति बदलती है। इसके अनुसार बीजांड प्राय 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको हम देखने वाले हैं। अब यहाँ इस पे जो है 6 प्रकार होते हैं, इसको हमने देखते हैं। जैसे अगर फर्स्ट में देखें तो आर्थोट्रोपस अथवा एट्रोपस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृत्त एक ही सीध में पाए जाते हैं। इसमें जो होता है एक ही सीध में पाए जाते हैं। जैसे हो गया पाइपरेसी व अर्टिकेसी कुल के पौधे, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड एक प्रकार से उल्टे होते हैं कि बीजांड द्वार व बीजांड वृत्त आपस में समांतर हो जाते हैं तथा बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अधिकतर एक बीजपत्री व गेमोपेटली कुल के पौधे में होता है। एक बीजपत्री और गेमोपेटली के पौधे में होता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर, देखते हैं हेमी एनाट्रोपस। इसमें क्या होता है, हेमी एनाट्रोपस में बीजांड में बीजांड वृत्त व बीजांड द्वार के मध्य जो है 90 डिग्री का मुड़ाव होता है, यानी झुका होता है। इसमें बीजांड द्वार एक निभाग एक सीध में होते हैं। ये जो बीजांड द्वार और निभाग होता है वो एक सीध में होते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर की बात करें तो कंपाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है कि इसमें बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड एवं निभाग एक सीध में ना पड़कर भ्रूण कोश के सामने होते हैं, ठीक है। भ्रूण कोश जो होता है इसमें सीध में नहीं होते हैं, एक भ्रूण कोश के सामने होता है। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम पे। उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, इसमें बीजांड एक प्रकार मुड़ा होता है। किस प्रकार से कि इसका भ्रूण कोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड जो है एलिसमेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। उसके बाद में 6 नंबर हम देखते हैं कि सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस के बीजांड का बीजांड वृत्त वृद्धि करके 180 से 360 तक घूम जाता है। इस कारण बीजांड वृत्त बीजांड को इस प्रकार घेरता है कि यह एक तीसरा अध्यावरण के जैसे लगने लगता है। जैसे हो गया ओपेनसिएसी कुल के पौधे, ठीक है। उसके बाद में 27 नंबर में क्या है, 27 नंबर में दिया हुआ है पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं।
पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नवीन जीव उत्पन्न होता है। दैहिक कोशिकाएं जो होती है उससे नवीन जीव उत्पन्न होता है तथा जनन इकाइयां या तो बनती ही नहीं है अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्न विधियां पाई जाती है। पादपों में, यहाँ पे जंतु की बात नहीं करते हैं, पादपों में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजन द्वारा, विखंडन द्वारा किस प्रकार से यह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है विखंडन। इसमें कोशिका सूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा दो अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और संतत कोशिकाएं नया जीव बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि असूत्री विभाजन जो होता है दो अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है और संतत कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। जीवाणुओं व प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में जनन बहुखंडन विधि से होता है। बीजाणु निर्माण क्या होता है? कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय रचना बनती है जिन्हें बीजाणु कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नवीन पादप बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो कवक हो गया और शैवाल हो गया। कालिको उत्पादन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका सदृश उभार अथवा मुकुल बनते हैं जो कोशिका से पृथक होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। ईस्ट में ये मुकुल मात्र कोशिका से अलग हुए बिना मुकुल बना लेती हैं जिससे एक की ईस्ट कोशिका पर मुकुलों या कलिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। अब खंडन द्वारा क्या होता है? खंडन द्वारा होता है सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें जो फिलामेंट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नवीन जंतु में विकसित हो जाता है और जो सभी खंड टूटते हैं वो नवीन जो है खंडों में विकसित हो जाते हैं, जंतु में विकसित हो जाते हैं। अब कायिक जनन क्या होता है? वेजिटेशन प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है कि कायिक अथवा वर्धी जनन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का विकास होता है। जैसे पौधे के निम्नलिखित भागों से कायिक जनन होता है। कौन कौन से? यहाँ पे शार्ट आंसर टाइम में अगर देखें तो ये कायिक जनन द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। पौधों के निम्नलिखित भागों द्वारा कौन कौन से भाग द्वारा? जैसे जड़ द्वारा होता है, उसके बाद में पत्तियों द्वारा, तना द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा जो होता है कायिक जनन। उसके बाद में हम देखते हैं कि भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो तने के किन्हीं दो रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। अब इसमें हम लोग दो रूपांतरण देखते हैं जो भोजन का एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण के उदाहरण बताना है या रूपांतरण का वर्णन करना है। तो इसमें अर्धवायवीय रूपांतरण क्या होता है कि भू अस्तारी। इसमें क्या होता है कि इसमें शाखाएं छोटी एवं तने संगठित होकर समस्त दिशाओं से निकलते हैं। इसमें दिशा जो होती है ये समस्त दिशाओं से निकलते हैं। कुछ समय वृद्धि करने के बाद उनके आगे के सिरे क्षैतिज दिशा से निकलने लगते हैं। आगे के सिरे जो होते हैं वो क्षैतिज दिशा से निकलने लगते हैं। जैसे हो गया फ्रेगेरिया, ठीक है। उसके बाद में बा में देखते हैं भू अस्तारिका। भू अस्तारिका में क्या होता है? यह सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। ये जो होते हैं ये जलीय पौधों के प्रकार होते हैं, ठीक है। इनका तना छोटा व भंजनशील होता है। यह ऊपरी भू अस्तरी के समान होता है। जिसे जैसे हो गया कि पिस्टिया एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। और उसके बाद में सा में देखते हैं अंता भू अस्तारी। इसमें क्या है कि इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है। तो मुख्य तना जो होता है वो जमीन के अंदर रहता है परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पार्श्व संधियों से निकलती आती है और अन्य रूपांतरण होते हैं। जैसे हो गया पुदीना, मिंटी से कहते हैं। अब ऊपरी भू अस्तारी क्या होता है कि पौधे के मुख्य तनों से लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संध्या पर से जड़ें निकलती है तथा ऊपर की ओर पत्ती निकलती है। ऊपरी भूम अस्त्री कहलाते हैं। जैसे हो गया दूब घास जो होता है। अब भूमिगत रूपांतरण क्या होता है? इस प्रकार का रूपांतरण प्रायः भोजन संचयन व वृद्धि प्रजनन
हेतु उपयोगी होता है, भोजन संचयन या वर्धी प्रजनन हेतु उपयोगी होता है। इसमें प्रकंद में क्या होता है, यह शयान, मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होती है। इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं जो सल्क पत्र से ढकी रहती है, जैसे हो गया अदरक हो गया। अब इसमें क्या होता है, सल्ककंद। सल्ककंद क्या होता है, इसमें तना लेंस की भांति समान होता है, जो तना होता है वो लेंस की भांति समान होता है। इसके चारों ओर मांसल सल्क पत्र होते हैं। तना अति संघनित होकर नीचे की ओर बढ़ता है, जिस पर बहुत सी जड़ें निकल आती हैं, जैसे हो गया प्याज हो गया। ट्यूबर, ट्यूबर में क्या होता है, ट्यूबर अधिकतर भूमि के अंदर पाया जाता है। इनमें आंख मिलती हैं जो वास्तव में कक्षस्थ कलिका होती हैं। प्रत्येक आंख सल्क पत्र से ढकी रहती है, जैसे ये हो गया आलू हो गया। और घनकंद क्या होता है, घनकंद कौर घनकंद संगठित भूमिगत तना होता है या भूमि से ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। भूमि में जो है ऊर्ध्वाधर, जैसे अरवी हो गया और क्रोकस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 29 नंबर, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं पृथक्करण की अलग अलग विधियां। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करना, जैसे कोई मिश्रण हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कोई इसमें बालू कंकड़ पत्थर कुछ भी हो, पानी चीनी, ये सब मिश्रण हो गया, तो एक दूसरे से पृथक करने हैं तो एक घटक के उस गुणों को जानना जरूरी होता है। इसमें कौन कौन से घटक होते हैं उसको जानना जरूरी होता है, जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न होते हैं। सभी घटकों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चुनाव किया जाता है। तो इन्हीं के गुणों के आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे जो है किस प्रकार से, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, फेनप्लोन विधि है, तो इसमें कौन सा विधि जो है काम करेगा, इसको जो है इसी को जो पृथक्करण की विधियां होती हैं तो उसी के अनुसार चुनाव करते हैं। मिश्रण को उनके अवयवों से अलग करने की विभिन्न विधियां होती हैं। कौन कौन से, जैसे हो गया बीनना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बीनना हो गया, और फटकना या ओसाना हो गया। उसके बाद में हो गया चालना, जो चलनी से चालते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि, जो लोह पदार्थ होते हैं उसमें उस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। ऊर्ध्वपातन हो गया, जैसे कपूर हो गया। तलछटीकरण हो गया, छानना हो गया, और भारण करके अपकेंद्रण करके वाष्पन के द्वारा, आशवन के द्वारा या आंशिक आशवन के द्वारा। उसके बाद में क्रिस्टलीकरण के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीनना। बीनना क्या होता है, ठीक है। तो गेहूं, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक होते हैं, जैसे कंकड़ होता है और मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो उन अनाजों की आकृति, आकार एवं रंग से अलग होते हैं। इन्हें हाथ से बीन कर अलग करने की प्रक्रिया को ही बीनना कहते हैं। अब फटकना क्या होता है कि फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। जैसे गेहूं को सूप से फटका जाता है तो सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा, जो भूसा रहता है, हल्का सूप भूसा रहता है, वह बाहर निकल जाता है। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे अनाज अथवा गेहूं पास में एकत्र हो जाते हैं तथा हल्का भूसा आदि हवा में उड़कर, हल्का होता है वो हवा में उड़कर इकट्ठा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर में क्या है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए। अब भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार निम्नलिखित होते हैं, जैसे टेप रूट, जैसे मूसला जड़। इसमें क्या होता है, ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे हो गया शंकुरूप, शंकुरूप में कॉनिकल रूप में, या जड़ ऊपर से चौड़ी, ऊपर से जो है चौड़ा होता है, इस प्रकार से शंकु इस प्रकार से होता है, ऊपर की ओर चौड़ा होता है। यहाँ कहाँ पे गया, यह जड़ ऊपर की ओर, ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती है। यहाँ ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। जैसे हो गया गाजर, गाजर जिस प्रकार से रहता है। और कुंभी रूप में क्या होता है, इस प्रकार की जड़ों से ऊपर का भाग घड़े के समान फूलों और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है। जैसे हो गया सलजम, सलजम जो होता है, सलजम इसी प्रकार से तो होता है, खाएं कि नहीं आप लोग, इसी प्रकार से सलजम होता है, ठीक है। और तर्करूप क्या होता है, तर्करूप फ्यूसीफॉर्म, इसमें क्या होता है कि तर्करूप जड़ मध्य से फूली हुई परंतु दोनों सिरों, शीर्ष अथवा आधार पर पतली होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मध्य से फूली हुई होती है, यानी ऐसे होता है, ऐसे रहेगा,
ये मध्य वाला भाग हो गया, ये फूला रहेगा, और ये जो है दोनों सिरा जो है शीर्ष पर आधार पर पतली होती है, जैसे मूली, मूली में जो होता है जैसे गांठदार जड़, इसमें क्या होता है कि ये फूली हुई गूदेदार होती है, परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका आकार जो है गुल अब्बासा जैसे हो गया, इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है 21 नंबर से 30 नंबर तक क्वेश्चन किए इस वीडियो में, और इसमें अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो है वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए सभी वीडियो। और इसमें ये पेपर नंबर 3 है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो है पेपर नंबर 1 की बात करें और 2 की बात करें तो इसका जो है वीडियो और पीडीएफ नोट्स ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। और अगर वीडियो की बात करें तो इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल ये फ्री में है, सीरीज जो है हम बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो आप लोग जो है अगर जो है अभी तक कोई चैनल, ये मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब यहाँ इस पे जो है 6 प्रकार होते हैं, इसको हमने देखते हैं। जैसे अगर फर्स्ट में देखें तो आर्थोट्रोपस अथवा एट्रोपस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृत्त एक ही सीध में पाए जाते हैं। इसमें जो होता है एक ही सीध में पाए जाते हैं, जैसे हो गया पाइपरेसी व अर्टिकेसी कुल के पौधे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड एक प्रकार से उल्टे होते हैं कि बीजांड द्वार व बीजांड वृत्त आपस में समांतर हो जाते हैं तथा बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अधिकतर एक बीजपत्री व गेमोपेटली कुल के पौधे में होता है, एक बीजपत्री और गेमोपेटली के पौधे में होता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर देखते हैं हेमी एनाट्रोपस। इसमें क्या होता है, हेमी एनाट्रोपस में बीजांड वृत्त व बीजांड द्वार के मध्य जो है 90 डिग्री का मुड़ाव होता है, यानी झुकाव होता है। इसमें बीजांड द्वार एक निभाग एक सीध में होते हैं। ये जो बीजांड द्वार और निभाग होता है वो एक सीध में होते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर की बात करें तो कंपाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है कि इसमें बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड एवं निभाग एक सीध में ना पड़कर भ्रूण कोश के सामने होते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश जो होता है इसमें सीध में नहीं होते हैं, एक भ्रूण कोश के सामने होता है। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना बहुत ही जरूरी है एग्जाम पे। उसके बाद में 5 नंबर देखते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, इसमें बीजांड एक प्रकार मुड़ा होता है, किस प्रकार से कि इसका भ्रूण कोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है, घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड जो है एलिसमेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। उसके बाद में 6 नंबर हम देखते हैं कि सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस के बीजांड का बीजांड वृत्त वृद्धि करके 180 से 360 तक घूम जाता है। इस कारण बीजांड वृत्त बीजांड को इस प्रकार घेरता है कि यह एक तीसरा अध्यावरण के जैसे लगने लगता है। जैसे हो गया ओपेंसिएसी कुल के पौधे। ठीक है, उसके बाद में 27 नंबर में क्या है, 27 नंबर में दिया हुआ है पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नवीन जीव उत्पन्न होता है। दैहिक कोशिकाएं जो होती है उससे नवीन जीव उत्पन्न होता है तथा जनन इकाइयां या तो बनती ही नहीं है अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनती है। पादपों में अलैंगिक जनन की निम्न विधियां पाई जाती है। पादपों में, यहाँ पे जंत की बात नहीं करते हैं, पादपों में। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं फिजन द्वारा, विखंडन द्वारा किस प्रकार से। यह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है विखंडन। इसमें कोशिका सूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा दो अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और संतत कोशिकाएं नया जीव बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि असूत्री विभाजन जो होता है दो अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है और संतत कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। जीवाणुओं व प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिकीय प्रोटोजोआ में जनन बहुखंडन विधि से होता है। बीजाणु निर्माण क्या होता है? कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय रचना बनती है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नवीन पादप बनाते हैं। कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो कवक हो गया और शैवाल हो गया। कालिको उत्पादन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका सदृश उभार अथवा मुकुल बनते हैं जो कोशिका से पृथक होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। ईस्ट में ये मुकुल मातृ कोशिका से अलग हुए बिना मुकुल बना लेती हैं जिससे एक की ईस्ट कोशिका पर मुकुलों या कलिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। अब खंडन द्वारा क्या होता है? खंडन द्वारा होता है सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में इसमें जो फिलामेंट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नवीन जंतु में विकसित हो जाता है और जो सभी खंड टूटते हैं वो नवीन जो है खंडों में विकसित हो जाते हैं, जंतु में विकसित हो जाते हैं। अब कायिक जनन क्या होता है? वेजिटेशन प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है कि कायिक अथवा वर्धी जनन अलैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का विकास होता है। जैसे पौधों के निम्नलिखित भागों से कायिक जनन होता है। कौन कौन से? यहाँ पे शार्ट आंसर टाइम में अगर देखें तो ये कायिक जनन द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, पौधों के निम्नलिखित भागों द्वारा। कौन कौन से भाग द्वारा? जैसे जड़ द्वारा होता है, उसके बाद में पत्तियों द्वारा, तना द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा जो होता है कायिक जनन। उसके बाद में हम देखते हैं कि भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो तने के किन्हीं दो रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। अब इसमें हम लोग दो रूपांतरण देखते हैं जो भोजन का एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण के उदाहरण बताना है या रूपांतरण का वर्णन करना है। तो इसमें अर्धवायवीय रूपांतरण क्या होता है कि भू अस्तारी। इसमें क्या होता है कि इसमें शाखाएं छोटी एवं तने संगठित होकर समस्त दिशाओं से निकलते हैं। इसमें दिशा जो होती है ये समस्त दिशाओं से निकलते हैं। कुछ समय वृद्धि करने के बाद उनके आगे के सिरे क्षैतिज दिशा से निकलने लगते हैं। आगे के सिरे जो होते हैं वो क्षैतिज दिशा से निकलने लगते हैं। जैसे हो गया फ्रेगेरिया। ठीक है, उसके बाद में बा में देखते हैं भू अस्तारिका। भू अस्तारिका में क्या होता है? यह सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। ये जो होते हैं ये जलीय पौधों के प्रकार होते हैं। ठीक है, इनका तना छोटा व भंजनशील होता है। यह ऊपरी भू स्तरी के समान होता है। जिसे जैसे हो गया कि पिस्टिया एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। और उसके बाद में सा में देखते हैं अंता भू अस्तारी। इसमें क्या है कि इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है। तो मुख्य तना जो होता है वो जमीन के अंदर रहता है परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पार्श्व संधियों से निकलती आती है और अन्य रूपांतरण होते हैं। जैसे हो गया पुदीना, मिंट इसे कहते हैं। अब ऊपरी भू अस्तारी क्या होता है कि पौधे के मुख्य तनों से लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संधिया पर से जड़ें निकलती है तथा ऊपर की ओर पत्ती निकलती है। ऊपरी भूम स्तरी कहलाते हैं। जैसे हो गया दूब घास जो होता है। अब भूमिगत रूपांतरण क्या होता है? इस प्रकार का रूपांतरण प्रायः भोजन संचयन व वर्धी प्रजनन हेतु उपयोगी होता है। भोजन संचयन या वर्धी प्रजनन हेतु उपयोगी होता है। इसमें प्रकंद में क्या होता है? यह शयान, मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होती है। इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं जो सल्क पत्र से ढकी रहती है। जैसे हो गया अदरक हो गया। अब इसमें क्या होता है? सल्ककंद। सल्ककंद क्या होता है? इसमें तना लेंस की
समान होता है। जो तना होता है वो लेंस की भांति समान होता है। इसके चारों ओर मांसल सल्क पत्र होते हैं। तना अति संघनित होकर नीचे की ओर बढ़ता है, जिस पर बहुत सी जड़ें निकल आती हैं। जैसे हो गया प्याज हो गया। ट्यूबर, ट्यूबर में क्या होता है? ट्यूबर अधिकतर भूमि के अंदर पाया जाता है। इनमें आंख मिलती हैं जो वास्तव में कक्षस्थ कलिका होती हैं। प्रत्येक आंख सल्क पत्र से ढकी रहती है। जैसे ये हो गया आलू हो गया। और घनकंद क्या होता है? घनकंद कौर में घनकंद संगठित भूमिगत तना होता है या भूमि से ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। भूमि में जो है ऊर्ध्वाधर, जैसे अरवी हो गया और क्रोकस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 29 नंबर, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं पृथक्करण की अलग अलग विधियां। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करना। जैसे कोई मिश्रण हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं कोई इसमें बालू, कंकड़, पत्थर कुछ भी हो, पानी, चीनी, ये सब मिश्रण हो गया। तो एक दूसरे से पृथक करने हैं तो एक घटक के उस गुणों को जानना जरूरी होता है। इसमें कौन कौन से घटक होते हैं उसको जानना जरूरी होता है, जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न होते हैं। सभी घटकों का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चुनाव किया जाता है। तो इन्हीं के गुणों के आधार पे, प्रॉपर्टी के आधार पे जो है किस प्रकार से, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, फेनप्लोन विधि है, तो इसमें कौन सा विधि जो है काम करेगा, इसको जो है इसी को जो पृथक्करण की विधियां होती हैं तो उसी के अनुसार चुनाव करते हैं। मिश्रण को उनके अवयवों से अलग करने की विभिन्न विधियां होती हैं। कौन कौन से? जैसे हो गया बीनना हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे बीनना हो गया और फटकना या ओसाना हो गया। उसके बाद में हो गया चालना, जो चलनी से चालते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि, जो लौह पदार्थ होते हैं उसमें उस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। ऊर्ध्वपातन हो गया, जैसे कपूर हो गया। तलछटीकरण हो गया, छानना हो गया। और भारण करके, अपकेंद्रण करके, वाष्पन के द्वारा, आशवन के द्वारा या आंशिक आशवन के द्वारा। उसके बाद में क्रिस्टलीकरण के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीनना। बीनना क्या होता है? ठीक है, तो गेहूं, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक होते हैं, जैसे कंकड़ होता है और मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो उन अनाजों की आकृति, आकार एवं रंग से अलग होते हैं। इन्हें हाथ से बीन कर अलग करने की प्रक्रिया को ही बीनना कहते हैं। अब फटकना क्या होता है कि फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। जैसे गेहूं को सूप से फटका जाता है तो सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा, जो भूसा रहता है, हल्का सूप भूसा रहता है, वह बाहर निकल जाता है। किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे अनाज अथवा गेहूं पास में एकत्र हो जाते हैं तथा हल्का भूसा आदि हवा में उड़कर, हल्का होता है वो हवा में उड़कर इकट्ठा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर में क्या है कि भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए। अब भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। जैसे टेप रूट, जैसे मूसला जड़, इसमें क्या होता है, ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई, गूदेदार और विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे हो गया शंकुरूप, शंकुरूप में कॉनिकल रूप में यह जड़ ऊपर से चौड़ी, ऊपर से जो है चौड़ा होता है, इस प्रकार से शंकु इस प्रकार से होता है, ऊपर की ओर चौड़ा होता है। यहाँ कहाँ पे गया, यह जड़ ऊपर की ओर, ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती है। यहाँ ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। जैसे हो गया गाजर, गाजर जिस प्रकार से रहता है। और कुंभी रूप में क्या होता है, इस प्रकार की जड़ों से ऊपर का भाग घड़े के समान फूलों और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है। जैसे हो गया सलजम, सलजम जो होता है, सलजम इसी प्रकार से तो होता है, खाएं कि नहीं आप लोग, इसी प्रकार से सलजम होता है। ठीक है। और तर्करूप क्या होता है, तर्करूप फ्यूसीफॉर्म, इसमें क्या होता है कि तर्करूप जड़ मध्य से फूली हुई परंतु दोनों सिरों, शीर्ष अथवा आधार पर पतली होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मध्य से फूली हुई होती है, यानी ऐसे होता है, ऐसे रहेगा, ये मध्य वाला भाग हो गया, ये फूला रहेगा, और ये जो है दोनों सिरा जो है शीर्ष पर आधार पर पतली होती है। जैसे मूली, मूली में जो होता है, जैसे गांठदार जड़, इसमें क्या होता है कि ये फूली हुई गूदेदार होती है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता। इनका आकार जो है गुल अब्बासा जैसे हो गया, इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है 21 नंबर से 30 नंबर तक क्वेश्चन किए इस वीडियो में।
और इसमें अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो है वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए सभी वीडियो। और इसमें ये पेपर नंबर 3 है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो है पेपर नंबर फर्स्ट की बात करें और सेकंड की बात करें तो इसका जो है वीडियो और पीडीएफ नोट्स ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। और अगर वीडियो की बात करें तो इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो बिल्कुल बिल्कुल ये फ्री में है, सीरीज जो है हम बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। तो आप लोग जो है अगर जो है अभी तक कोई चैनल, ये मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।